हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इंडियन इकोनॉमी में कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे एंड देन जो स्टैटिक पोर्शन प्लानिंग का चैप्टर चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सारे करंट अफेयर्स हमारे कवर हो चुके हैं। ये आज का करंट अफेयर का सेक्शन है। जितने भी ये करंट अफेयर हैं ये सारे 7 जनवरी 2025 ऑनवर्ड हैं, तो सारे लेटेस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी कवर करेंगे हम डिफरेंट प्रपोजल्स। प्लानिंग का जो टॉपिक है 1950 से लेकर 1990 का टाइम हमारा चल रहा था। प्लानिंग की टाइप्स कवर कर चुके हैं हम सारी। आज हमने देखना है कि इंडिपेंडेंस से पहले जो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने क्या प्लानिंग के प्रपोजल्स दिए थे। सबसे पहले तो देखिए, जो रमेश सिंह का लेटेस्ट एडिशन है उसमें ये जो डिफरेंट प्रपोजल्स हैं उनकी जस्ट एक एक लाइन दे दी गई है। आई डोंट नो कि क्यों कंप्लीटली इसको छोड़ दिया गया है। अभी भी ये रेलिवेंट है क्योंकि ये जितने भी प्रपोजल्स हैं वो इंडिपेंडेंस के पहले के हैं। जो इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे 5 ईयर प्लान्स आए थे, आज उनकी रेलिवेंस बिल्कुल नहीं है। एग्जाम के लिए भी वो प्लान्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ही उनमें से कवर करेंगे हम। बट ये वाला जो टॉपिक है कि इंडिपेंडेंस से पहले जो भी प्लानिंग प्रपोजल्स दिए थे डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स ने, वो टॉपिक मैं सारा कवर करवा रही हूँ। नाउ यू गाइज डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपने ये टॉपिक को यहाँ से कवर करना है या फिर जो लेटेस्ट एडिशन में एक एक लाइन दी गई है उसी को ही देखना है आपने। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है जो इंडिया है वो सोवियत यूनियन की नेशनल प्लानिंग से इंस्पिरेशन लेता है ना। 1928 में सोवियत यूनियन का फर्स्ट प्लान आया था। फिर उसके बाद उस कंट्री के जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट करा, अलग अलग कंट्रीज में गए, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, वहां पर गए है ना। तो जो बाकी कंट्रीज थी उनको भी पता चल गया कि यस, इकोनॉमिक प्लानिंग नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है ना। तो हमारे इंडिया को भी ऑलरेडी ये चीज पता थी। इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पर, उन्होंने फिर डिफरेंट प्लान्स प्रपोज करे कि देखिए ये हमारी इंडिया की प्लानिंग हो सकती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहले ही डिसाइड हो चुका था कि जो हमारा इंडिया होगा वो एक प्लान्ड इकोनॉमी होगा। अब हम वो सारे डिफरेंट प्लानिंग प्रपोजल्स देखते हैं जो कि डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स ने दिए हैं। अब देखिए, उनमें से सबसे ज्यादा जो अभी इंपॉर्टेंट है वो है विश्वेश्वरैया प्लान। लास्ट वीडियो जब इकोनॉमी की हमने करी थी उसमें मैंने आपको इनका पूरा फुल नेम बताया था। मोक्षगुंडम, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, देखिए ये यहाँ पर है ना। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहला प्लान दिया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग का सबसे पहला ब्लूप्रिंट कहां से आया था, तो वो था एम विश्वेश्वरैया प्लान और मोक्षगुंडम प्लान के थ्रू। इन्होंने देखिए फर्स्ट ब्लूप्रिंट दिया था इंडियन प्लानिंग के लिए 1934 में। इनकी एक बुक आई थी द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस बुक में ना इन्होंने 10 ईयर प्लान की बात करी थी कि इंडिया का प्लान कैसा हो सकता है। तो इन्होंने इस 10 ईयर प्लान में कुछ ब्रॉडर एरियाज दे दिए थे, एक बेसिकली आउटलाइन सा दे दिया था इन्होंने कि यस ये वाले एरियाज हो सकते हैं जिन एरियाज में जो इंडिया है अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकता है। एंड मेनली देखिए, जो एम विश्वेश्वरैया थे ना, ये जापान में जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा था उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। एंड उस टाइम पर ये जो जापान में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा था, मैक्सिमम जो कंट्रोल था वो स्टेट के ही पास था, दैट इज वो गवर्नमेंट के पास था। तो इनको भी क्या लगा कि देखिए, अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो जो मैक्सिमम पावर है वो स्टेट के पास ही रहनी चाहिए, ऑल्दो मार्केट भी है। बट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एडवोकेट करा डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक तो होता है लैंड, देन लेबर, देन कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एनसीईआरटी की बुक में भी ये दिया गया है। तो इन्होंने बोला कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये उन लोगों के कंट्रोल में होने चाहिए जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करे गए हैं। मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट की ही बात हो रही है यहाँ पर, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, कि सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनके कंट्रोल में ही होने चाहिए, ना कि डायरेक्टली मार्केट के कंट्रोल में। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर मार्केट के पास इनका कंट्रोल रहेगा तो कंट्री, जो कोई भी कंट्री होगी, चाहे वो इंडिया की ही बात कर रहे थे, वो उतना सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। इनफैक्ट जो इंडस्ट्रीज होंगी, इनके अकॉर्डिंग अगर इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है तो जो कंट्रोल होगा, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल है, वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म के थ्रू ही होना चाहिए। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके पास ही रहना चाहिए। गवर्नमेंट को एक लीडिंग रोल लेना चाहिए। एंड उन्होंने ये भी बोला कि एक ऑफिशियल बॉडी भी सेटअप करनी चाहिए। अच्छा, इस प्लान में ना, इस जो इन्होंने प्रपोजल दिया था, इनमें इन्होंने बोला था कि ये जो 10 ईयर का प्लान है, इस 10 ईयर में ही जो नेशनल इनकम है इसको डबल कर दिया जाना चाहिए। देखिए, ये भी इनका एक प्रपोजल ही था। देन उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि सारी चीजों को रिव्यू करने के बाद एक कंप्रीहेंसिव स्टैटिस्टिक्स भी पब्लिश करा जाना चाहिए। बेसिकली एक सर्वे सा पब्लिश करा जाना चाहिए। एंड देन चीजों को रिव्यू करना चाहिए कि अब तक कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, क्या ये इनकम डबल हुई है या नहीं। देखिए, नेशनल इनकम, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो जीएनपी, जीडीपी, उसके साथ ही हम कवर करेंगे। तो देखिए, अभी इन्होंने ना पॉवर्टी इरेडिकेशन की भी बात करी थी। फिर उन्होंने कहा कि जो मेजर फोकस है ना वो इंडस्ट्रीज के ऊपर ही होना चाहिए। इनफैक्ट इन्होंने तो ये सुजेस्ट करा कि जो लेबर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट हो रहा है, अभी जो लेबर एग्रीकल्चर के लिए यूज करा जा रहा है, उसको शिफ्ट कर देना चाहिए एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अगर इनकम को
10 ईयर्स में, एक डेकेड में डबल करना है तो उसका यही एक मेथड है। देखिए उस टाइम पर, क्योंकि देखिए 1934 का प्लान है, ऑब्वियसली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, तो ये जस्ट एक प्लान ही था। बट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमारे लिए इंडियन प्लानिंग का एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये स्टार्ट है, सबसे पहला एक प्रपोजल था इंडियन प्लानिंग के लिए। बट चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन जितने भी उस टाइम पर लीडर्स थे उनके अंदर एक आया कि हाँ हमें भी डिफरेंट प्लान्स देने चाहिए। तो देखिए, तो उसका रिजल्ट क्या आया फिर, इन सारी चीज़ों का रिजल्ट क्या निकला कि डिफरेंट जो बॉडीज थी उस टाइम पर उन्होंने भी प्लान्स लेके आना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, AIC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, इन्होंने भी सेम चीज़ों को ही डिमांड करा 1938 में। जिन चीज़ों की डिमांड इस प्लान में करी गई थी, विश्वेश्वरैया प्लान में, उसी की ही डिमांड फिर इसके बाद 1938 में करती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। देन उसके बाद फिर देखिए 1944 में भी जो हमारे उस टाइम पर कंट्री के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे कि टाटा, बिरला एंड ऑल, ये सब होते थे, तो इन्होंने भी फिर अपना एक प्लान दिया था। अब हम देखते हैं जो फिक्की प्रपोजल है। देखिए इस विश्वेश्वरैया प्लान के बाद डिफरेंट प्रपोजल्स आने लगते हैं नेशनल प्लानिंग के लिए। फिक्की प्रपोजल उनमें से एक है, 1934 में ही आया था ये भी। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए ये उस टाइम पर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बेसिकली जो कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, जो मार्केट फोर्सेस को ज्यादा कंसिडर करते थे, उनको ज्यादा मानते थे मार्केट फोर्सेस को, तो उन कैपिटलिस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब उन्होंने भी देखिए प्रपोजल दिया था, चाहे ये कैपिटलिस्ट थे बट स्टिल इन्होंने फेवर किसको करा था? इन्होंने फेवर करा था कि स्टेट और गवर्नमेंट का ही इंटरवेंशन होना चाहिए इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में। इस जो फिक्की प्रपोजल है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे NR सरकार, इनका नाम भी आपने याद रखना है। इन्होंने क्या बोला था? दैट द डेज ऑफ अनडाइल्यूटेड लेसेज फेयर वर गॉन। देखिए क्या हो रहा था कि जो डिफरेंट कंट्रीज थी उस टाइम पर, इनफैक्ट जो हमारे भी कुछ लीडर्स थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गया, MG रनाडे हो गए, इनका भी पहले यही मानना था कि जो डोमिनेंट रोल रहना चाहिए किसी भी इकोनॉमी में, हमारी स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी में, वो स्टेट और गवर्नमेंट का ही डोमिनेंट रोल रहना चाहिए। फिर उसके बाद चाहे डिफरेंट कंट्रीज जो थी वो, स्पेशली अगर USA की बात करें, ये स्टेट को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी। तो इसकी वजह से देखिए फिर यहाँ पर आ जाता है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का क्राइसिस आ जाता है, मार्केट वहाँ की जो USA की स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश कर जाती है। इनफैक्ट इसी से ही रिलेटेड एक टैरिफ भी है, इसका आप नाम याद रख सकते हो, स्मूथ-हॉली टैरिफ। देखिए ये ग्रेट डिप्रेशन आया क्यों था? एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज गवर्नमेंट अडॉप्ट करी थी उस टाइम पर, ठीक है। फिर उस प्रोटेक्शनिज्म की वजह से गवर्नमेंट एक लॉ लेके आती है, स्मूथ हॉली करके एक एक्ट लेके आती है, उसमें टैरिफ लगा दिया जाता है USA की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। पैनिक की सिचुएशन बन जाती है वहां पर, ट्रेड कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, मनी सप्लाई कोलैप्स कर जाती है, जिसकी वजह से देखिए दुनिया का सबसे बड़ा एक क्राइसिस बन जाता है उस टाइम पर, द ग्रेट डिप्रेशन। 1928 से लेकर इसका पीरियड 1937 तक आई गेस रहता है इसका इफेक्ट। तो इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उस टाइम पर एक स्कॉलर थे, ब्रिटिश स्कॉलर थे, जॉन मेनार्ड कीन्स करके, ये इनका नाम था, यो जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने फिर सजेस्ट करा था कि अगर ग्रेट डिप्रेशन से निकलना है तो उसका एक वे है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो इंक्रीज कर दो, कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर, इसका जो रोल है इंडियन इकोनॉमी में वो ज्यादा होना चाहिए। तो इन्होंने फिर एक कॉन्सेप्ट दिया था मैक्रो इकोनॉमिक, इन्होंने बेसिकली एक थ्योरी ही दी थी कि अगर किसी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन ही होना चाहिए। इसको आप कनीजन इकोनॉमिक भी कहते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़नी है वैसे। तो देखिए इन सारी चीजों से फिर इंस्पायर होके ही जो ये NR सरकार थे, इन्होंने बोला कि जो अनडाइल्यूटेड लेसेज फेयर है, लेसेज फेयर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का बिल्कुल भी रोल नहीं है, सिर्फ मार्केट, फ्री मार्केट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल नहीं है, फ्री मार्केट एग्जिस्ट करती है, तो वो हो गया लेसेज फेयर। बट इन्होंने क्या बोला कि इन सारी चीजों को देखकर इन्होंने कहा कि अब लेसेज फेयर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, अब गवर्नमेंट का ही इंटरवेंशन होना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि ऐसा कौन सा प्लान था जिसमें थे तो सारे के सारे कैपिटलिस्ट, जो प्लान दिया था वो कैपिटलिस्ट ने दिया था, बट उन्होंने बात किसकी करी थी? कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, कंप्लीट गवर्नमेंट रोल की इन इंडियन इकोनॉमी। तो वो प्लान होगा फिक्की प्रपोजल। तो ओके, जो नेक्स्ट अब प्लान है वो है कांग्रेस प्लान, और इसको आप मेनली बोल सकते हो नेशनल प्लानिंग कमेटी। 1938 में ये प्लान आया था। उस टाइम पर देखिए जो गांधी जी एंड कुछ और उनके जो फॉलोअर्स थे वो नहीं चाहते थे कि सेंट्रलाइजेशन हो प्लानिंग की,
उनके अकॉर्डिंग विलेज एंड जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, मतलब कि ग्रास रूट लेवल तक डिसेंट्रलाइजेशन रहना चाहिए पावर का भी। ऐसे ही जो इकोनॉमिक प्लानिंग होगी उसमें भी सेम ही चीजें हो रहनी चाहिए कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज लेवल इंडस्ट्रीज का ही ग्रोथ होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। स्टिल उस टाइम पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उस कांग्रेस इसके एक सेशन में प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने देन सेटअप करा था नेशनल प्लानिंग कमेटी को 1938 अक्टूबर 1938 में। देन देखिए इसके जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने स्टिल किस चीज को एडवोकेट करा था इस नेशनल प्लानिंग में, नेशनल प्लानिंग कमेटी में, तो सेंट्रलाइजेशन की ही बात करी थी इन्होंने कि कैसे अगर इंडियन इकोनॉमी का जो प्लानिंग होना चाहिए वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ही होना चाहिए। बहुत सारे एरियाज को इन्होंने इस नेशनल प्लानिंग कमेटी में कवर करा था। जो मेन टॉपिक थे इस नेशनल प्लानिंग कमेटी में जो डिस्कस करे गए थे वो मैं आपको बता रही हूँ, आपने नोट कर लेने हैं। तो सबसे पहले आप तो एक ना ये निमोनिक से याद रखें, ECE, लायर, कॉप, इसी से ही हमने जितने भी ये सारे टॉपिक्स थे वो देख लेने हैं। सबसे पहले देखिए ई से है इकोनॉमिक पॉलिसी। इस नेशनल प्लानिंग कमेटी में इकोनॉमिक पॉलिसी का टॉपिक डिस्कस करा गया था। देन बात करी गई थी सेंट्रल प्लानिंग की। देखिए उस टाइम पर जो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी थी ना, सेंट्रलाइजेशन की ही बात करती थी कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो सेंट्रलाइज्ड रहनी चाहिए। देन इसमें थर्ड बात करी गई थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। एल से है देन इसमें बात करी गई थी लेबर लॉज एंड लेजिस्लेशन की। देन आई से इसमें बात करी गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ए से है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आर से है रूरल डेवलपमेंट। देन सी से है कॉटेज इंडस्ट्रीज, सी एंड स्मॉल ओ कॉटेज इंडस्ट्रीज, एंड पी है पब्लिक फाइनेंस। सो जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये सारे ही इस नेशनल प्लानिंग कमेटी में डिस्कस करे गए थे। एंड ये बोला गया था कि जो कंट्रोल है इन सारे एरियाज के लिए वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ही रहना चाहिए। तो जो प्लानिंग भी होगी वो क्या होगी, फिर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ही होगी। अब देखिए ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी ये एक 15 मेंबर कमेटी थी। 15 में से अच्छा ये जो 15 मेंबर प्लानिंग कमेटी थी, मेन कमेटी हो गई नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसमें फर्दर 29 सब कमेटीज भी थी। एंड जो टोटल मेंबर्स थे इन सारी 29 सब कमेटीज को इंक्लूड करके 350। फिर ये एक रिकमेंडेशन एक रिपोर्ट तैयार करते हैं एंड वो रिपोर्ट 29 वॉल्यूम की बनती है। बट ये जो कमेटी थी ना नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसका काम हो जाता है इंटरप्ट, उसमें आ जाता है डिसरप्शन। कैसे, क्योंकि एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ब्रेकआउट हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, फिर उसके साथ ही इंडिया में भी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो इसका जो फाइनल रिपोर्ट पब्लिश होता है अल्टीमेटली वो 1949 में होता है जो रिपोर्ट पब्लिश होता है। बट स्टिल क्योंकि कुछ इसकी रिकमेंडेशंस तो आ ही चुकी थी तो 1949 से पहले ही कुछ एरियाज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो जब ये रिपोर्ट आती है उससे पहले ही देखिए कुछ एरियाज में काम हो रहा था, जैसे कि कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी। सबसे पहले तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो चुकी थी। तो वॉर के बाद एक पोस्ट वॉर क्या सिनेरियो होगा, वॉर के बाद इंडियन इकोनॉमी का क्या सिचुएशन होगा, उसके लिए फिर सेटअप करी गई थी पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी। देन उसके साथ ही फिर एक सेकंड डेवलपमेंट होती है, एक कमेटी स्टैब्लिश करी जाती है कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट। इसके जो चेयरमैन थे वो थे रामास्वामी मुदलायर। ये इस सेकंड कमेटी के चेयरमैन थे। 1941 में ये सेकंड कमेटी स्टैब्लिश करी गई थी। देखिए ये जितनी भी ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी इसमें 29 सब कमेटीज थी ना, उनमें से ही ये कुछ कमेटीज हैं जिनके ऊपर इसकी रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले काम हुआ था। सो इन्होंने भी देखिए यही बात करी थी कि जो पोस्ट वॉर पीरियड होगा उसमें नेशनल प्लानिंग कैसे करी जाएगी, कैसे नेशनल प्लान्स को एग्जीक्यूट करा जाएगा। देन उसके बाद फिर देखिए एक थर्ड इसमें आता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। देखिए 1944 के बाद 1944 में जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसने फिर एक क्रिएट करा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का मेन फोकस था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी। एंड ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए देखिए उस टाइम पर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे, देखिए यहाँ पर ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है। वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही फिर ये डिपार्टमेंट जो है वो उसको इस्टेब्लिश करा था, उसको सेटअप करा था। तो यहाँ पर जितनी भी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स थे उनको भी इनवाइट करा गया था। देन उसके बाद जितनी भी प्रोविंसेस थी उनकी गवर्नमेंट को, उन सारी प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को इन्वाइट करा गया था। एंड जितनी भी इंडियन स्टेट्स थी उन सबको इन्वाइट करा गया था कि आप हेल्प करो एक डिटेल्ड प्लान प्रिपेयर करने के लिए। एंड प्लान ये किसके लिए होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। फिर फोर्थ इसमें एक डेवलपमेंट आती है इसकी रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले ही, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की। अब ये एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि यही पहला बोर्ड बनता है जिसने
ओके, सो इस एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड ने एक तरह से ना एक प्रपोजल दिया था कि एक मशीनरी होनी चाहिए, ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए, एक सिंगल बॉडी होनी चाहिए जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी भी हो एंड वो डायरेक्टली कैबिनेट को ही रिस्पॉन्सिबल हो। एंड ये इस बॉडी का काम होगा इंडिया की प्लानिंग को, जो सोच रहे थे उस टाइम के प्लानिंग प्रपोजल से, उनको मटीरियलाइज करना। तो देखिए अल्टीमेटली फिर ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी मटेरियलाइज कैसे होती है, जब बाद में फिर प्लानिंग कमीशन बनता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इस प्लानिंग एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की। अक्टूबर 1946 में ये कमेटी सेटअप करी गई थी। इसका मेन काम क्या था कि जितनी भी अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी है, प्लानिंग तो उन्होंने खैर क्या ही करा था, कुछ नहीं करा था उन्होंने, तो जितना भी अब तक काम करा है उसको रिव्यू करना। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी ये वाली, इसने क्या काम करा है इंडिया के लिए वो देखना, क्या प्लान्स प्रपोजल्स हैं वो सारे चेक करना, और एक फ्यूचर मशीनरी तैयार करना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसने एक तरह से ये नहीं बोला था कि हाँ प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, बट ये बता दिया गया था इस बोर्ड में कि एक बॉडी होनी चाहिए जिसके पास अपनी अथॉरिटी हो, डायरेक्टली वो कैबिनेट को ही रिस्पॉन्सिबल हो, बट वो इंडिया की प्लानिंग को कंट्रोल करेगी, प्लानिंग को जो हमारे अभी प्रपोजल्स हैं उनको मटीरियलाइज करेगी। बॉम्बे प्लान का फुल नेम है अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 1944 में ये प्लान आया था एंड इसको इंडिया के जो टॉप 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पर, जिसमें टाटा, बिरला, ये आवदेशी दलाल, जॉन मठाई, ऐसे टॉप 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने ये प्रपोजल दिया था अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इन सारे 8 इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या याद रखना है, 1944 में आया था। कुछ लोगों के नाम बता रही हूं मैं आपको, उसका भी रीजन है, जैसे कि एक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एनपीसी थी, एनपीसी नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, इसका भी ये मेंबर थे। ऐसे ही फिर मैंने आपको बताया था कि जो 15 मेंबर नेशनल प्लानिंग कमेटी थी उसके आगे फर्दर 29 सब कमेटीज भी थी। एंड बॉम्बे प्लान के ही कुछ मेंबर्स उन सब कमेटीज का भी पार्ट थे, जैसे कि टाटा हो गया, जीडी बिरला, देन उसके बाद लाल कृष्ण राम, जेआरडी टाटा, है ना, ठीक है। ये 3 पर्सन जो थे वो सब कमेटीज का भी पार्ट थे। तो बस आपने याद इन 4 लोगों को ही याद रख लेना है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जो कि 15 मेंबर नेशनल प्लानिंग कमेटी के मेंबर थे, ऐसे ही जेआरडी टाटा, जीडी बिरला एंड लाला श्रीराम, ये 29 सब कमेटीज का पार्ट थे। अब देखिए अगर आपको प्रीलिम में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इंडिपेंडेंस से पहले, इनफैक्ट ओवरऑल ही जो सबसे पहला प्लान आया था तो वो कौन सा था, वो था एम विश्वेश्वरैया प्लान। फिर अगर ये एक और क्वेश्चन आता है कि हमारी जो इंडिया की प्लानिंग थी, जैसे 5 ईयर प्लान्स आए, ये किन प्लान्स के ऊपर बेस्ड थे, इनका मेन बेस कौन सा था, तो उसका आंसर होगा नेशनल प्लानिंग कमेटी, और जो कांग्रेस प्लान था वो, एंड बॉम्बे प्लान। सो जो बाद में 5 ईयर प्लान्स आते हैं उनका बेस जो बनता है, ये दोनों प्लान्स ही मिलकर एक बेस बनते हैं। अब देखिए ये जो 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया का इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है वो इन 2 इंडस्ट्रीज की वजह से हो सकता है, एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड देन जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब कि जो कंज्यूमर्स हम एंड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, है ना, क्लोथिंग में से टेक्सटाइल आ गया। तो टेक्सटाइल एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज की वजह से ही हमारे इंडिया में फर्दर प्रोग्रेस हो सकता है। एंड ये इंडस्ट्रीज उस टाइम पर ऑलरेडी बॉम्बे एंड अहमदाबाद, गुजरात में ऑलरेडी फ्लरिश कर रही थी, वहां पर ऑलरेडी इनका ग्रोथ हो रहा था। फिर इन्होंने देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही कि अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है, क्योंकि नई नई इकोनॉमी होगी हमारी इंडिया की, तो वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बिना ग्रो नहीं कर सकती है। देखिए अगर हम आज के साथ कंपेयर करें तो कितना ज्यादा स्टार्क डिफरेंस है ना। आज के इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेंगे कि पूरी की पूरी फ्री मार्केट हो, गवर्नमेंट का कोई भी रेगुलेशन ना हो, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल ना हो। हम पहले भी प्लान में देख चुके हैं इस फिक्की प्रपोजल में कि कैसे ये सारे के सारे थे इंडस्ट्रियलिस्ट ही, ऐसे ही बॉम्बे प्लान में भी सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ही थे, बट स्टिल वो क्या एडवोकेट कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट है उसका ही इंटरवेंशन स्ट्रांग होना चाहिए, गवर्नमेंट की ही रेगुलेशन होनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग अगर फ्री मार्केट कर दी जाएगी तो हमारे इंडिया के जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को इनिशियली उनको प्रोटेक्शन देनी होगी। देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात करी है कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देनी होगी फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन देनी होगी, क्योंकि अभी तक लोकल मार्केट, देखिए अगर फ्री मार्केट होती है ना, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल ना होता, तो जितने भी प्रोडक्ट्स बाहर से आ रहे हैं लोकल मार्केट्स में वो सस्ते दामों में आते, तो लोकल मार्केट्स में तो वही लोग बाय करते। तो हमारे जो इंडिया के नए इंडस्ट्रियलिस्ट अभी तक वो ग्रो ही हो रहे थे, तो वो तो ऑलरेडी लॉस में चले जाते हैं ना। तो इन्होंने कहा बोला कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फॉरेन कंपटीशन से इनको प्रोटेक्शन दे, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए। फिर देखिए इन्होंने बात करी थी अग्रेरियन रिस्ट्रक्चरिंग की। अच्छा, ये जो बॉम्बे प्लान था एंड उसके बाद ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो कांग्रेस प्लान था, इन दोनों प्लान्स का ना
एक तरह से आप बोल सकते हो कि एग्रीमेंट टाइप था कि कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये दोनों ही एग्री कर रहे थे। वो कौन से पॉइंट्स थे? एक तो है एग्रेरियन रिस्ट्रक्चरिंग। दोनों ही प्लान्स ने बोला कि जो एग्रीकल्चर है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आने चाहिए। कैसे? जैसे कि जमींदारी सिस्टम है, पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं सारे जितने भी लैंड ये जो रिफॉर्म्स थे उस टाइम पर है ना, पहले आए थे जमींदारी महलवाड़ी, ये सारे सिस्टम है जो अबॉलिश कर देने चाहिए। इंटरमीडियरीज को खत्म कर देना चाहिए। मिनिमम वेजेस फिक्स करनी चाहिए। ऐसे जो मिनिमम और फेयर प्राइस है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए वो भी रखा जाना चाहिए। और आज के टाइम पर ये क्या है? आज के टाइम पर है ये MSP, जिसके ऊपर बहुत सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं, है ना। तो देखिए, एक तो ये चीज हमने इसकी बात करी। फिर उसके बाद ये जो बॉम्बे प्लान एंड कांग्रेस प्लान था, ये दोनों ही एग्री करे कि अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो मेन फोकस किस पे होना चाहिए? हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज के ऊपर। इनफैक्ट जो बॉम्बे प्लान था उसने तो बोला था कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उसको टोटल आउटले का 35% जाना चाहिए। टोटल आउटले मतलब कि जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका 35% जो शेयर है वो जस्ट इन बेसिक इंडस्ट्रीज को ही जाना चाहिए। देखिए, हैवी इंडस्ट्रीज और बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें वो बन जाएंगी बेसिक इंडस्ट्रीज। एंड जो हैवी इंडस्ट्रीज होंगी वहां पर एक तो फिनिश्ड गुड्स बनेंगे, दैट इज फाइनल गुड्स बनेंगे जो कि कंज्यूमर तक पहुंचेंगे, ठीक है, मार्केट में आएंगे। देन उसके साथ ही हैवी इंडस्ट्रीज जो होंगी वो बल्कि रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती हैं। देखिए, बेसिक इंडस्ट्रीज होंगी वो दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं। हैवी इंडस्ट्रीज भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगी बट ये बल्कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। एक और मेन डिफरेंस क्या है कि बेसिक इंडस्ट्रीज में फाइनल और फिनिश्ड गुड्स की बात नहीं हो रही है, हैवी इंडस्ट्रीज में फिनिश्ड गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री होगी। अच्छा, ये दोनों ही जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, ये बेसिक इंडस्ट्री भी है एंड हैवी इंडस्ट्री भी है। और ये जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, बहुत हैवी मशीनरी का यूज होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगता है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री हो गई है ना, माइनिंग हो गया, ऐसे ही ऑयल रिफाइनरीज वगैरह हो गया, ये सारे के सारे हैवी इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। तो देखिए, ये जो बॉम्बे प्लान था ना, इनफैक्ट ये जो दोनों प्लान है, बॉम्बे प्लान एंड जो कांग्रेस प्लान था, दोनों ने ही बोला कि अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो मेन फोकस जो होना चाहिए वो हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज दोनों के ऊपर ही होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि क्लोथिंग वगैरह हो गया है ना, मैंने पहले भी एग्जांपल दी इसकी, तो इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ होना चाहिए बट ये एक लो की अफेयर रहना चाहिए। मतलब कि जितनी इंपॉर्टेंस हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को मिलनी चाहिए उसके कंपैरिजन में इन्होंने कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। इन्होंने ये भी बोली बात कि जो मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज होती हैं उनको भी प्रमोट करा जाना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि जो स्टेट है दैट इज जो गवर्नमेंट है उसको एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए एंड जो मेन इसका रोल होगा गवर्नमेंट का वो सोशल वेलफेयर का ही होगा। अच्छा, ये जो दोनों प्लान थे ना, बॉम्बे प्लान एंड कांग्रेस प्लान, इन्होंने हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों करा था इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज? क्योंकि इनको लगता था कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो ज़्यादा इन्हीं इंडस्ट्रीज से ही होगा एंड अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो पॉवर्टी का इरेडिकेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, दैट इज जो पॉवर्टी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। देन उसके बाद एक नेक्स्ट प्लान है हमारा गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान जो है ये दिया था SN अग्रवाल ने 1944 में, जो कि गांधीयन थिंकिंग रखते थे। एंड अगर गांधीयन थिंकिंग है तो ऑब्वियसली यही चीजें आएंगी इस प्लान में। डिसेंट्रलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का और विलेज इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना चाहिए। तो ये जो प्लान था ना गांधीयन प्लान, ये प्लान इस नेशनल प्लानिंग कमेटी और बॉम्बे प्लान के पूरे का पूरा उल्टा ही था, एक कंप्लीट कंट्रास्ट था जो गांधीयन प्लान था। इनके इस गांधीयन प्लान के अकॉर्डिंग जो हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर फोकस करने की बजाय जो विलेज है उनको ही सेल्फ सस्टेनेबल बनाना चाहिए, विलेज इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना चाहिए। तो ये विलेज जो होंगे वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। तो और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारा, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में वर्क करना चाहिए। ये हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट क्यों थे SN अग्रवाल इस गांधीयन प्लान में? क्योंकि ये गांधी जी के फॉलोअर थे, तो इनका मानना था कि जो मशीनरीज आई हैं, कमर्शलाइजेशन हो रहा है, देन उसके बाद जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा, ये सारी की सारी चीजें मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए एक कर्ज जैसा है। एंड ये कर्ज किसने दिया है? यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ने दिया है एंड ये कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट थे, तो ये सेंट्रलाइजेशन के भी अगेंस्ट थे, है ना। तो देखिए, अब ये जो गांधीयन प्लान है ना, ओके, सबसे पहले ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी इन्होंने किसकी बात करी थी? सेंट्रलाइजेशन की बात करी थी। और अगर आप जो स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान्स देखोगे तो उनमें भी आपको मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन ही देखने को मिलेगा। सो आप समझ सकते हो कि ये जो गांधीयन प्लान था ना इसको कंसिडर नहीं करा गया था।
जब नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात हो रही थी तो उस टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन थे जो कि इस गांधीन प्लान को फेवर कर रहे थे, और जो एनपीसी का सेंट्रलाइजेशन का प्लान था उसके अगेंस्ट जा रहे थे। उनका नाम आप याद रख सकते हो, JC कुमारप्पा। जस्ट सिर्फ एक ही पर्सन थे जो कि सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट थे, एनपीसी के अगेंस्ट थे। बट बाद में फिर जवाहरलाल नेहरू जी का जब इंटरवेंशन होता है तो वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाता है एंड कंफ्लिक्ट नहीं होता है। तो रिजॉल्व कैसे करा जाता है कि इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करा जाएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करा जाएगा, बट एट द सेम टाइम कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ होगा वो भी प्रमोट करा जाएगा। इट मीन्स कि कॉटेज इंडस्ट्रीज में कोई भी हिंड्रेंस नहीं आएगी। सो देखिए ये था गांधीन प्लान। देन एक प्लान है लास्ट के, अब 2 प्लान रह गए हैं हमारे इंडिपेंडेंस से पहले के। देन है एक पीपल्स प्लान। ये प्लान दिया था MN रॉय ने। इनका नाम ट्रेड यूनियन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी थी 29 सब कमेटीज, उनमें से एक कमेटी थी इंडियन ट्रेड यूनियन के ऊपर, तो उसके चेयरमैन थे फिर ये MN रॉय। इनका जो कॉन्सेप्ट है ये बेस था मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को बेसिकली ये फॉलो करते थे। अब इसकी डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। इन्होंने देखिए बोला था कि जो एग्रीकल्चर है उसका नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए। इनफैक्ट इन्होंने जो एग्रीकल्चर है एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर है दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था। बट उससे भी पहले देखिए इन्होंने मेन बात करी थी पीपल्स प्लान में। देखिए इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है पीपल्स प्लान कि जो पब्लिक है उसकी बेसिक एंड जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो बिल्कुल मिनिमम बेयर नेसेसिटीज हैं, उनके ऊपर ही इंडस्ट्रीज का भी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, उनका फोकस किस पे रहना चाहिए, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर। ये इसका नाम ही यहीं से ड्राइव हुआ है कि पीपल्स प्लान ये लोगों की रिक्वायरमेंट्स की बात करता है। अदरवाइज एग्रीकल्चर को भी एंड इंडस्ट्रीज को भी इसने इक्वल ही इंपॉर्टेंस दी है। मेन पर्पस बस यही था कि जो लोगों की डिमांड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कवर करने हैं, हमने 1990s जब 90s का हमने पीरियड देखना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो उस टाइम पर एक स्लोगन दिया गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस। ये जो स्लोगन दिया गया था ये ह्यूमन फेस मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे ह्यूमन वैल्यूज के लिए, ह्यूमन फेस के साथ, ठीक है। तो ये जो स्लोगन है ये किसको रिफ्लेक्ट करता है, पीपल्स प्लान को, कि देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर हो रहे हैं बट एट द सेम टाइम लोगों को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब एक लास्ट प्लान है सर्वोदया प्लान। इसमें आपने 2 पर्सनैलिटीज के नाम याद रखने हैं, आचार्य विनोबा भावे, हिस्ट्री में भी इनका नाम आता है। देन है JP नारायण। ओके, ये जो सर्वोदया प्लान है 2 चीजों से ये इंस्पिरेशन लेता है। एक तो जो गांधीयन प्लान पहले आया था वो आप समझ ही चुके होंगे। अगर गांधीयन प्लान से इंस्पिरेशन ली जा रही है इट मींस कॉटेज इंडस्ट्रीज, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सब चीजों की ही बात होगी। एंड सेकंड देखिए इंस्पिरेशन ली है इस प्लान ने, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही था नॉट इंस्पिरेशन, कि जो आचार्य विनोबा भावे थे इन्होंने एक टर्म दी थी सर्वोदया की, सर्वोदया कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। हिस्ट्री में ही ये चीजें हमने कवर करनी है, तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही ये सर्वोदया प्लान भी है। एंड अल्टीमेटली फिर इसको फॉर्मुलेट किसने करा था, तो उनका नाम है JP नारायण। तो ये जो प्लान था एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की बात करता है। इनफैक्ट ये प्लान तो कहता है कि जो 95% इंडस्ट्रीज हैं वो विलेजेस में ही होनी चाहिए। तो देखिए 95% इंडस्ट्रीज जस्ट विलेजेस में, किस लेवल का देखिए प्लान था, है ना। इसी प्लान के बाद ही देखिए आगे जाके फिर प्लानिंग कमीशन भी बन जाता है। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग को हम साथ में देखेंगे। इस प्लान को आगे लेके जाने के लिए देखिए एक JP नारायण कमेटी भी आएगी 1961 में। स्टिल जितनी भी इस कमेटी की रिकमेंडेशंस होती हैं सबको निगलेक्ट कर दिया जाता है। बाद में प्लानिंग कमीशन बन चुका था इस टाइम तक, है ना। तो फोकस किस पे रहता है, सेंट्रलाइजेशन के ऊपर। एंड सेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस था, तो इट मीन्स किसकी बात हो रही है यहाँ पर, नेशनल प्लानिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसकी, एंड यहाँ पर बॉम्बे प्लान। तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन के टाइम पर जो जैसी भी हमारी इंडियन इकोनॉमी की प्लानिंग थी वो किसके ऊपर बेस्ड है, नेशनल प्लानिंग कमेटी और जो कांग्रेस प्लान था एंड बॉम्बे प्लान। इसके बाद जितने भी ये 5 ईयर प्लान्स हैं उनके हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ही कवर करेंगे। उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो डिफरेंट प्लान्स हैं उनमें जो नेम है, जैसे कि जो फर्स्ट प्लान है उसको हैरेड डोमर प्लान बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम कुछ इंपॉर्टेंट ही फैक्टर्स देखेंगे उसके लिए। देन उसके बाद हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर चलेंगे, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग कवर करेंगे। सबसे पहले है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। ओके, ये एक इंडेक्स आया है जिसमें कंट्रीज को रैंक करा गया है जॉब प्रिपेयर्डनेस के बेसिस पर। सो जॉब प्रिपेयर्डनेस किस फील्ड में, 2 फील्ड्स की बात करी गई है आज के टाइम पर। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है ना। देन उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रीन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज्यादा डिमांड है। इन सेक्टर्स के लिए, इन एरियाज के लिए जो भी स्किल्स हैं, क्या किसी कंट्री के पास जो भी उनका जो यूथ है क्या उनके पास ये सारी स्किल्स हैं। सो स्किल्स के बेसिस पर ही जॉब प्रिपेयर्डनेस कैसी है उनकी, जो फ्यूचर जॉब्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रीन्यूएबल एनर्जी में, दैट इज जो ग्रीन स्किल्स हैं, क्या ये सारी स्किल्स हैं यूथ के पास, उसी के बेसिस पर ही
ये इंडेक्स तैयार करा गया है, ये रिपोर्ट तैयार करी गई है। एंड ये जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया सेकंड है इस रिपोर्ट में। देखिए, पता नहीं, हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है ना इस टाइम पर, बट स्टिल सेकंड रैंक कर रहा है हमारा इंडिया जॉब प्रिपेयर्डनेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्रीन एनर्जी, जो ग्रीन स्किल्स हैं उसमें। एंड इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के बाद है। सो फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट एंड हमारा इंडिया है सेकंड इन केस ऑफ जॉब प्रिपेयर्डनेस। ओके, अब अगर हम क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 की बात करें तो ये स्किल कुछ इंडिकेटर्स के बेसिस पर ही अपना ये रैंकिंग देता है। वो इंडिकेटर्स कौन से हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है, इसका एक थीम है। थीम आपको याद रखना है, ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन फॉर द स्किल्स इकोनॉमी। इसको लिख के रख लें, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में कोई थीम वगैरह भी पूछ लिया जाता है कि किसी इंडेक्स का या फिर किसी रिपोर्ट का थीम कैसा था। तो इसका है ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन फॉर द स्किल्स इकोनॉमी। एंड किन फील्ड्स की बात कर रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंड ग्रीन स्किल्स की बात कर रहा है इन रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, सो ये जो रिपोर्ट है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स रिपोर्ट, ये कुछ इंडिकेटर्स को यूज करता है ये रैंकिंग देने के लिए। तो 4 इंडिकेटर्स हैं, वो सारे इंडिकेटर्स भी आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहले है एक तो स्किल्स सेट, स्किल्स फिट इसमें देखा जाता है। देन उसके बाद है एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस और एकेडमिक रेडीनेस। देन थर्ड है इंडिकेटर फ्यूचर ऑफ वर्क। फोर्थ इंडिकेटर है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये 4 इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर्स के बेसिस पर ही ये इंडेक्स प्रिपेयर करा जाता है। इस रिपोर्ट में ना 2 सेक्शंस हैं। एक तो है फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर, वो कंट्री जिनके पास ऐसी स्किल्स हैं जो कि एआई और रीन्यूएबल स्किल्स के लिए, रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी ग्रीन स्किल्स हैं उसमें compete कर सकते हैं। सपोज जैसे इंडिया है हमारा, तो इंडिया इस सेक्शन में आता है, फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर सेक्शन में आता है कि यस, हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनमें ये वाली स्किल्स हैं, तो हमारा इंडिया भी ग्लोबल मार्केट में compete कर सकता है। सो एक सेक्शन क्या है, फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर सेक्शन। दूसरा एक सेक्शन है इस रिपोर्ट में फ्यूचर स्किल्स पायोनियर्स का। ये क्या कहता है, ये उन कंट्रीज को रैंक करता है, उन कंट्रीज को ग्रुप करता है इस सेक्शन में जिनके लोगों के पास ऑलरेडी ये स्किल्स हैं, ऑलरेडी इस फील्ड में एआई में एक्सपर्ट हैं, इसलिए इनको रखा गया है फ्यूचर स्किल्स पायोनियर में। सो हमारा इंडिया किस में आता है, फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर में। एंड जो हम ये 2 टॉप 10 कंट्रीज हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, देन उसमें से यूनाइटेड किंगडम भी हो गया, जर्मनी हो गया है ना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि टॉप में है। तो ये इनको रखा गया है फ्यूचर स्किल्स पायोनियर में। तो ये आपने सेक्शंस भी याद रखने हैं। ओके, अगर हम अपने इंडिया के जो इंडिकेटर्स हैं, 4 इंडिकेटर्स मैंने बताया आपको। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, ये प्रीलिम्स के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड क्यों मैंने करा है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए है। एम्प्लॉयमेंट टॉपिक हमारे इकोनॉमी में है, तो आप अपने मेंस का जो आंसर होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये डेटा यूज कर सकते हो। सो देखिए, पहला आपको मैंने बताया था स्किल्स फिट। स्किल्स फिट में जो हमारे इंडिया ने स्कोर करा है वो है 59.1। सो फर्स्ट इंडिकेटर है स्किल्स फिट, इसमें 59.1 है इंडिया का जो स्कोर है। एंड देन सेकंड क्या था, एकेडमिक रेडीनेस, उसमें इंडिया का स्कोर है 89.9। देन थर्ड है फ्यूचर ऑफ वर्क, इसमें इंडिया का स्कोर है 99.1। एंड देन लास्ट था इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें इंडिया का स्कोर है 58.3। एंड इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो है 76.6। तो ये भी आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में एज डेटा यूज कर सकते हो। जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, ओके, वो भी जॉब से ही रिलेटेड है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 रिपोर्ट। ओके, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। तो पहले जितने भी एम्प्लॉयमेंट से आज के रिलेटेड टॉपिक, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी आज के टॉपिक है उनको कवर करेंगे। ये जो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स था है ना, ये कंट्रीज को रैंक कर रहा था फ्यूचर जॉब के बेसिस पर, है ना, कि फ्यूचर जॉब्स के लिए कंट्री के लोगों के पास स्किल सेट कितना है, क्या वो जॉब्स के लिए प्रिपेयर्ड है, जो कि फ्यूचर जॉब्स एआई में है ना, ग्रीन स्किल्स में है, ये उसकी बात करता था जो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स था, है ना। जो 16 नंबर है फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है। ये हाईलाइट करता है टॉप 10 की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स है बाय 2030 तक। टॉप 10 कौन सी एरियाज हैं जिनमें जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को सबसे पहले देखते हैं हम, ये क्या है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन की बात क्यों करता है कि जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए पब्लिक स्टेक होल्डर भी अपना शेयर डालें एंड ऐसे ही जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें अपना कोऑपरेशन दें, है ना। जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, कुछ बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हो गए, है ना, या फिर सोसाइटी के कुछ और लीडर्स हो गए, तो इनको काम दिया जाएगा। ये सारे मिलकर काम करेंगे। ग्लोबल, रीजनल एंड जो इंडस्ट्री बेसिस पर एजेंडाज होते हैं इन सबको कैसे शेप करना है, कैसे ग्लोबल प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, उसके लिए ये पब्लिक और प्राइवेट कोऑपरेशन को कमिट करते हैं कि हाँ पब्लिक स्टेक होल्डर्स भी आएंगे एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी आएंगे। अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को सबसे पहले देखिए 1971 में सबसे पहले, ये नाम याद रखें, क्लॉस KLAUS, क्लॉक श्वाब, ये एक जर्मन स्कॉलर थे। सबसे पहले देखिए इन्होंने ना 1971 में बनाया था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। इन्होंने ये फोरम बनाया था, बाद में इसको रीनेम करा गया था 1987 में एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोप है उसको एक्सपैंड कर दिया गया था। पहले ही पूरे यूरोप के लिए ही था, इसीलिए ही इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, बट इसका स्कोप एक्सपैंड कर दिया गया। अब ये पूरे ग्लोब के लिए काम करता है, पूरी कंट्रीज, सारी कंट्रीज के लिए काम करता है। इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप है। अब ये बियॉन्ड यूरोप काम करता है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स। देखिए जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, है ना। तो वो सारी की सारी रिपोर्ट्स हमें पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी रिपोर्ट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, वो मैं लिख रही हूं यहाँ पर। सबसे पहले है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। एक ये रिपोर्ट है इसकी। देन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। देन थर्ड है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ओके, सबसे पहली थी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, देन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, देन है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, देन फोर्थ इसकी रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, देन एक रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ओके, सो ये रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड देन है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो ये सारी रिपोर्ट्स प्लीज आप याद कर लें, सारी की सारी रिपोर्टें इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी न्यूज़पेपर में आती है उससे रिलेटेड आपको सारी रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग्स होती हैं दावोस में, स्विट्जरलैंड में ही एक टाउन है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो दावोस एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पर इसकी एनुअल मीटिंग्स होती हैं। हमारे इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए सबसे पहले तो अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, हमारी इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी है तो इंटरनेशनल इमेज होनी चाहिए अच्छी। तो जब भी इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो वो ग्लोबल कम्युनिटी के साथ ही इंगेज करेगा, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं इंडिया के लिए, FDI वगैरह जितनी भी इंडस्ट्रीज लगती हैं उससे रिलेटेड सारी बातें हो सकती हैं। बेसिकली इंडिया ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट बन सकता है, ग्लोबल लीडर एंड बिजनेसेस का पार्ट बन सकता है। ऐसे ही जो हमारी जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स होती हैं, जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं, उन सारी रिकमेंडेशंस का यूज जो हमारा इंडिया है इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज बनाने में यूज करता है। तो जब भी इसकी कोई रिपोर्ट आती है तो हमारे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड अब की जो रिपोर्ट आई है इसकी फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बात करती है कि 2030 तक कौन सी ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स हैं। 10 जॉब्स की ये बात करता है। अब मैं ऐसे ही वो जॉब्स बोल रही हूँ तो आप सुन लेना एक बार बस। एक तो है बिग डाटा फील्ड में, देन है फिनटेक फील्ड में, फिनटेक जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो गई, है ना, डिजिटल पेमेंट्स हो गया। बेसिकली जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके जब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं तो उस इंडस्ट्री को बोल दिया जाता है फिनटेक। तो फिनटेक इंजीनियर्स की भी इसमें बात करी गई है, देन AI एंड मशीन लर्निंग की बात करी गई है, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करी गई है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की बात करी गई है। तो ये कुछ जॉब्स हैं जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं एज पर दिस रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025।
इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कौन से फील्ड में स्किल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसका कुछ डेटा दिया गया है, जैसे कि AI एंड अगर बिग डेटा की बात करें, इन्होंने बताया है कि इस फील्ड में जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है सबसे ज़्यादा है, 87% डिमांड में है। ऐसे ही फिर साइबर सिक्योरिटी की बात करी गई है, उसमें एक नंबर दिया गया है 70%। सो सबसे फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में है AI एंड बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसी से रिलेटेड फिर स्किल्स की भी डिमांड होगी, तो 87% नंबर है उसका। ऐसे ही जो साइबर सिक्योरिटी है उसका 70% नंबर है। देन उन्होंने एक फील्ड दी है क्रिएटिव थिंकिंग की बात करी है, क्रिएटिव थिंकिंग एंड रिजिलियंस। इस फील्ड में ग्रोथ हुआ है 66% का। ये कुछ डेटा आप याद रख सकते हो, ये भी वैसे प्रीलिम्स के लिए ही है। देन हमारी जॉब से ही रिलेटेड एक रिपोर्ट है 18 नंबर, यस, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट स्टूड एट अ हिस्टोरिक लो ऑफ 5% इन 2024। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सो सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का नाम है, ये रिपोर्ट आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। पूरा इसका नाम है, जो अभी की है, ट्रेंड्स 2025। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है एक, इसको भी देखेंगे हम। इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025। इसी ने ही हाईलाइट करा है कि कैसे ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 5% पर लो चल रहा था। ऑल्दो ये पॉजिटिव ट्रेंड है, बट स्टिल कुछ डिस्पैरिटीज हैं, एंड वो डिस्पैरिटीज ही कंसर्निंग है, क्योंकि यूथ के पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, यूथ ही सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड था। देखिए, एज पर दिस रिपोर्ट जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट था वो लो पर चल रहा था 5% पे, बट डिस्पैरिटी कहां पर आई कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, देखिए किसी भी कंट्री का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है ना, वो वहाँ की यूथ के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे आज की हम बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि जापान हो गया है ना, वहाँ पर सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है, जो पॉपुलेशन है वो एज्ड होती जा रही है ना, वहाँ पर जो एज्ड लोग हैं वो ज्यादा हैं। लेकिन हमारे इंडिया के पास अभी ये एज है, हमारे इंडिया के पास अभी ये बेनिफिट है कि यहाँ पर यूथ बहुत ज्यादा है, बट स्टिल अगर हम ग्लोबली बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, यूथ के पास ही सबसे यूथ ही जो था वो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड था, एंड उसका नंबर था 12.6%। ओवरऑल लो चल रही थी अनएम्प्लॉयमेंट, बट इसमें जो हमारा यूथ था वो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड था, 12.6% पे। इसमें भी देखिए इन्होंने फर्दर डिवीजन करा है, दो टाइप की कंट्रीज की इन्होंने बात करी है, अपर मिडल इनकम कंट्रीज, एंड देन है एक लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, अगर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहां पर था 16%, और जो लो इनकम कंट्रीज थी वहां पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट था 8%। तो ये भी आपने डिवीजन याद रखना है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा थी। उसमें भी फर्दर जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पर 16% था, एंड जो लो इनकम कंट्रीज है वहां पर 8% था। एंड ये डेटा क्यों है, ये डेटा है बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल वर्क, कि आज के टाइम पर जितना भी यूथ है वो ज्यादातर अनइनफॉर्मल वर्क काम कर रहा है, इनफॉर्मल काम कर रहा है। दैट इज उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में कभी भी उसको निकाला जा सकता है, कभी भी ले ऑफ हो सकता है वर्कर्स का। यही जो डिस्पैरिटी है ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि देखिए जो अडल्ट है ना आज के टाइम पर वो ही सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं अभी भी। इट मीन्स कि जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, अपने 60s को अप्रोच कर रहे हैं, वो ही सबसे ज्यादा अभी भी एम्प्लॉयड हैं, रादर देन यूथ को सबसे ज्यादा अभी एम्प्लॉयड होना चाहिए, क्योंकि जो आज की टेक्नोलॉजी है वो लोग कौन से लोग अवेयर हो सकते हैं उससे यूथ ही अवेयर हो सकती है। एंड आज के टाइम पर जो AI की टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग, उसी का यूज कर ही कंट्रीज आगे ग्रो कर सकती हैं, है ना। तो देखिए अडल्ट सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है, ये एक डिस्पैरिटी है। फिर इन्होंने देखिए एक ना अफ्रीका की भी बात करी है, स्पेशली साउथ अफ्रीका की, कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ तो हुआ है। ये वहां की कंट्रीज के लिए एक रीजनल डिस्पैरिटी आप इसको बोल सकते हो, कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ तो हुआ है, बट जो मेजर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही है। इट मीन्स कि वर्कर्स के पास कोई जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है, उनके पास कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। जॉब पर सोशल प्रोटेक्शन का मतलब है कि अगर किसी कोई वर्कर है, उसके पास कोई ट्रेजेडी हो जाती है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया वाइल वर्किंग, सो उस केस में जो कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी उसको कोई भी प्रोटेक्शन देना, उसको कोई मॉनेटरी हेल्प देना। सो देखिए, तो जो सब सहारन अफ्रीका है और जो साउथ अफ्रीका है, इन कंट्रीज में जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं
तो देखिए जो उनका जो नंबर दिया है कि 62.6% जो है लोग वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में ही है। एंड जो बाकी की डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बाकी सारी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी बात कर रही हैं ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट है वो ग्रो तो हो रही है, बट ग्रो कहाँ पर हो रही है, अगेन इन वल्नरेबल सेक्टर्स ऑफ इन वल्नरेबल सेक्टर। वल्नरेबल सेक्टर कौन सा है, इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, जिसमें लो पेइंग जॉब्स हैं, इनफॉर्मल जॉब्स है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे ही देखिए इसमें ना 2 टर्म्स हैं, वो टर्म्स भी आपने याद रखनी है, हो सकता है कि प्रीलिम्स में भी पूछा जाए एंड आप इसको फिर अपने मेंस आंसर में भी यूज कर सकते हो। एक है ग्लोबल जॉब्स गैप। सो देखिए मेन टर्म है जॉब्स गैप, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल जो कि डिजायर करते हैं काम करना, ऐसे लोग जो चाहते तो हैं काम करना बट दे आर अनएबल टू फाइंड इट, ठीक है, तो वो चीज बन जाएगी जॉब्स गैप। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल जॉब्स गैप है वो 2024 में 402 मिलियन पर था। अब इसमें से भी देखिए उन्होंने आगे फर्दर डिवीजन करा है, जिसमें से उन्होंने बोला है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 186 मिलियन कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड थे। देखिए उन्होंने जॉब्स गैप को लिया है, ठीक है, कि ऐसे लोग जो कि जॉब चाहते थे बट उनको जॉब मिला नहीं। टोटल नंबर था 402 मिलियन 2024 में। फर्दर इसमें जो कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है, तो वो था नंबर 186 मिलियन का। अब उसमें से भी देखिए कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड जिन्होंने शायद ट्राई भी नहीं करा या फिर बिल्कुल भी जॉब नहीं मिली, एंड देन ऐसे कुछ लोग जो कि डिस्करेज हो चुके थे, है ना, जिनको लगता था कि उनको जॉब मिलेगी ही नहीं, इन्होंने फर्दर कैटेगराइज करा है। ओके, तो ये नंबर था 137 मिलियन पर। ऐसे ही देखिए फिर वो लोग जो कि केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जॉब को फाइंड ही नहीं कर पाए, जॉब एम्प्लॉयमेंट को सीख ही नहीं कर पाए, उनके पास टाइम ही नहीं मिला कि वो अपनी जॉब ले सके। केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एल्डरीज वगैरह है उनके घर पर, है ना, तो 79 मिलियन लोग ऐसे थे। तो देखिए कुछ अनएम्प्लॉयड कंप्लीटली, कुछ थे जो डिस्करेज हो चुके थे, जॉब ढूंढ रहे थे बट उनको जॉब बिल्कुल भी नहीं मिला, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। फिर 79 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उनके पास टाइम ही नहीं मिला जॉब को सीख करने का, जॉब को ढूंढने का। फिर देखिए एक और टर्म है नीट, NEET। इसका मतलब है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। नीट का मतलब है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। सो इस ILO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ये नंबर है, ओके, सबसे पहले नीट होता क्या है, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स टिपिकली यंग, देखिए यहाँ पर हम यंग लोगों से रिलेटेड जो डिस्पैरिटी आई है ना, उसी की ही तो बात कर रहे हैं। सो ये जो नीट स्टैटिस्टिक्स है ना, ये यंग लोगों के लिए ही स्पेशली यूज करा जाता है। इसका मतलब है कि ऐसे यंग लोग जो कि ना तो किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में एनरोल हुए हैं, देखिए उन्होंने एजुकेशन सीख करने का भी ट्राई नहीं करा है ना, या तो फिर वो अनएम्प्लॉयड हैं और या फिर किसी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आ रहे। तो देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है, जैसे कि ITI वगैरह होते हैं, है ना, वहां पर उनको जो काम की है वो प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। सो नीट में ऐसे लोग आते हैं ना तो वो कोई एजुकेशन सीख कर रहे हैं, किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम में एनरोल्ड नहीं है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज कॉलेज वगैरह में, कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड है, या ना फिर वो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी नहीं ले रहे हैं। सो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब ये भी है नीट की। तो ये नंबर देखिए पहुंच चुका है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 259.1 मिलियन के ऊपर। अब इसमें देखिए फर्दर डिवीजन यंग मैन की करी गई है एंड देन यंग वुमेन की। यंग मैन में फिर भी ये कम है 13.1%, बट वुमेन में सबसे ज्यादा है 28.2%। तो देखिए आप ये डेटा ना जो वुमेन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी यूज कर सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी वुमेन की पोजीशन सबसे ज्यादा खराब है। 28.2% वुमेन है जो कि नीट स्टैटिस्टिक्स में आती हैं, कि ऐसी वुमेन जो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनरोल्ड ही नहीं है, कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं ले रही है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो इस डेटा को आप यूज कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, ये सिंगल एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की जो कि ट्राईपार्टाइट बॉडी है, मतलब कि इसमें 3 पार्टीज आती हैं, इसका ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है। वो कैसे है, देखिए इसमें गवर्नमेंट भी आएगी एक स्टेक होल्डर, देन इसमें एम्प्लॉयर भी आएंगे जो कि जॉब को प्रोवाइड करते हैं, देन इसमें वर्कर्स भी आएंगे जो कि जॉब करते हैं। तो 3 पार्टीज रहती हैं इसमें। ओके, ILO को सबसे पहले देखिए, अच्छा इसका काम क्या है ILO का, पहला तो काम है इसका सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, देन सेकंड इसका काम है कि जो ग्लोबल लेवल पर
लेबर कंडीशन है उनको इम्प्रूव करना, कि वर्स्ट लेबर कंडीशंस को खत्म करना एंड जो सेटिस्फैक्टरी एंड इम्प्रूव्ड लेबर कंडीशंस है वर्कर्स के लिए वो प्रोवाइड करना, उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना। ओके, तो सबसे पहले जो ILO है इसको क्रिएट करा गया था 1919 में एज पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ओके, अब ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है ना, ये हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करना है। इस ट्रीटी की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी एंड उसी का ही, इस ट्रीटी का ही एक रिजल्ट था कि 1919 में फिर ILO को भी इस्टेब्लिश करा गया था। देन उसके बाद फिर ये 1946 में यूनाइटेड नेशन का पार्ट बन गई थी, वहां की इसकी एक ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी देखिए जिनेवा में ही है, स्विट्जरलैंड में ही। देन उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि इसका ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है, इसमें टोटल 187 मेंबर कंट्रीज हैं जिनको आप मेंबर स्टेट्स भी बोल सकते हो। ILO ऑर्गेनाइजेशन को इनफैक्ट नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1969 में फॉर प्रमोटिंग पीस एंड सोशल जस्टिस। तो ये कुछ डेटा आपने याद रख लेना है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आर्टिकल है PM अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन। ओके, ये पॉलिटी का आर्टिकल है, यहां से गलती से लग गया। तो नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है ऑल अबाउट उन्नति, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। इसको देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए आर्टिकल क्या कहता है कि जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने अलाउ कर दिया है इशुएंस ऑफ जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए इससे फायदा क्या होगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी देखेंगे हम एंड ये भी देखेंगे कि जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड क्या होता है। सो देखिए सबसे पहले तो सेबी ने ये इशू करा है, अलाउ कर दिया है कि ये बॉन्ड्स भी इशू करे जा सकते हैं। तो ये तो मेन आर्टिकल था, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है, ये जितने भी ये बॉन्ड्स होते हैं जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, इनका पर्पस होता है सोशल वेलफेयर। ये जो NGOs वगैरह होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए पैसा रेज करना, फंड रेज करना है ना। तो बेसिकली सोशल वेलफेयर के लिए ही ये लोग काम करते हैं, NGOs, NPOs वगैरह, सोशल एंटरप्राइजेस। तो उनके पास पैसा आ जाए, वो पैसा कहां से आएगा, अब इन जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स के थ्रू। तो ये बॉन्ड्स इशू करे जा रहे हैं। अब ये होते क्या है, देखिए जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल टूल है। सारे फाइनेंशियल टूल्स हम कवर करेंगे, बट वो बाद के चैप्टर्स हैं, अभी कवर नहीं कर रही हूँ, अभी जस्ट यही करेंगे। सो एक तरह का ये फाइनेंशियल टूल्स है, बेसिकली सिक्योरिटीज हैं, जैसे कि बहुत सारी सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करी जाती हैं, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती हैं, है ना। तो वो भी एक तरह से फाइनेंशियल टूल ही है, फंड रेज करने के लिए, पैसा लेने के लिए, है ना। तो ऐसे ही ये भी एक फाइनेंशियल टूल है, बट ये यूज होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, इनके लिए पैसा इकट्ठा करा जाता है। देखिए अब इसको बोला जाता है कि ये जीरो कूपन है एंड जीरो प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या है कि ना तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे होगा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये जीरो कूपन, कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा, ठीक है। ना ही ये प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पर रीपे करा जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, जीरो ही प्रिंसिपल हो गया एंड जीरो ही इंटरेस्ट हो गया। तो इसकी वजह से इनको इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनको इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करा जाता, इनको माना जाता है एक तरह से डोनेशंस के। लोगों ने देखिए जिन्होंने भी ये बॉन्ड्स बाय करे, ठीक है, देखिए अब ये बॉन्ड मार्केट में इशू हो गए तो कुछ लोग इन बॉन्ड्स को बाय करेंगे। इट मीन्स कि ये जो लोग होंगे ना, ये बॉन्ड्स बाय करके एक तरह से डोनेशंस ही कर रहे हैं। एंड डोनेशंस किसको कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो ये सोशल एंटरप्राइजेस होती हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब इनका काम क्या रहेगा, सोशल वेलफेयर। तो किसके लिए काम आया, ये सोशल फंडिंग के लिए। तो इनको ट्रेड कहाँ, देखिए जैसे एक मार्केट रहती है हमारी, ठीक है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके लिए एक अलग मार्केट है ना। तो ऐसे ही ये जो बॉन्ड है ना, इनके लिए एक अलग मार्केट है, उसको बोला जाता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, ये यहाँ पर बात हुई थी पहले, मैंने बताया था आपको कि कैसे ये जो बॉन्ड है इशू करे जाते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर, है ना। तो ये एक एक्सचेंज है, ये इंडियन गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव था। 2019-20 बजट में ये इनिशिएटिव लाया गया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। इस इनिशिएटिव का पर्पस था अगेन जो फंडिंग रेज करना सोशल एंटरप्राइजेस के लिए। जो टारगेट इसकी एंटिटीज रहती हैं, एंटिटीज मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डिसएडवांटेज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम करती हैं। उसमें कौन से लोग आ जाएंगे, उसमें चिल्ड्रन भी आ जाएंगे, उसमें विमेन भी आ जाएंगी, है ना, उसमें एल्डरलीज भी आ जाएंगे, फिर देन उसमें जो डिसेबल्ड और जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं वो भी आ जाएंगे। सो इन चारों सेक्शंस के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं वही इस जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसका टारगेट रहती हैं। तो जितने भी ये बॉन्ड इशू होंगे वो इस मार्केट के थ्रू इशू होंगे। जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इसको कंट्रोल करेगा और रेगुलेट करेगा, ठीक है। फिर जो फंड रेज करा जाएगा वो इन सारे सेक्शंस के लिए यूज करा जाएगा।
अब इस आर्टिकल में बात किसकी करी गई थी, उन्नति जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड की। ये तो हमने समझ लिया कि क्या है। तो अभी उन्नति क्या है, सिंपल सा है। उन्नति एक ना फाउंडेशन है, हमने यहाँ पर सोशल एंटरप्राइजेस की ही बात करी थी कि उसके लिए ही यूज होता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। तो ऐसे ही एक फाउंडेशन है SGBS उन्नति फाउंडेशन। ये फर्स्ट एंटिटी है जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर कौन से बॉन्ड आए हैं, उन्नति जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो ये फर्स्ट एंटिटी बन गई, एक ये हो गया, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड होंगे ना, ये वाले जो उन्नति बॉन्ड इशू हुए हैं, ये 2 करोड़ तक की फंड रेज करेंगे। ऑब्वियसली ये फंड जो होगा वो सोशल वेलफेयर के लिए यूज होगा। तो इसमें देखिए किसके लिए ये फंड यूज करा जाएगा। अच्छा, ये ना इसकी एक स्पेशलिटी होती है, जितने भी ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड होते हैं ना, ये किसी एक ही स्पेसिफिक टारगेट के लिए यूज करे जाते हैं। तो अगर एक टारगेट के लिए यूज करे जाते हैं तो ये पैसा सिर्फ उसी के लिए ही इन्वेस्ट करा जाएगा, उसी के लिए ही खर्चा जाएगा, किसी और पर्पस के लिए इस पैसे को यूज नहीं करा जा सकता है। तो अब ये जो SGBS उन्नति फाउंडेशन के ये बॉन्ड है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, ये यूज होंगे ऐसी 5 स्टेट्स हैं। पहले तो आपने वो स्टेट्स का नाम याद रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, देन है आंध्र प्रदेश एंड देन है तमिलनाडु। सो इन 5 स्टेट्स के ऐसी यूथ जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है। तो देखिए यहां पर ना डिसएडवांटेज सेक्शन ही आ गया ना। सो इन 5 स्टेट की 10,000 अंडर प्रिविलेज्ड यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए ही ये पैसा यूज करा जाएगा। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको रेडी करा जाएगा। 10,000 यूथ को करा जाएगा, अंडर प्रिविलेज्ड होंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। 2 करोड़ तक का फंड रेज करा जाएगा। इस आर्टिकल में मिनिमम मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन की भी बात करी गई थी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना कि बॉन्ड्स होते क्या हैं, उन्नति फाउंडेशन का हमें पता चल गया, ठीक है। ओके, ये जो उन्नति फाउंडेशन थी ये 2011 में बनी थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये भी। मेन देखिए सोशल वेलफेयर के लिए यूज होगा, सोशल प्रोजेक्ट्स होंगे इसके, जो भी फंड रेज करा जाएगा वो एक पर्टिकुलर सोशल प्रोजेक्ट के लिए ही यूज करा जाएगा। इसका फायदा क्या हो सकता है कि देखिए जो डोनेशंस हैं, है ना, पैसे की कमी आ जाती है इन फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके पास अगर पैसे की कमी आ जाती है तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये एक डोनेशन का काम करते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होगी। वो कैसे, देखिए कोई अगर मार्केट सेबी के रेगुलेशन में है ना, अगर उसको सेबी रेगुलेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ना, सेबी के अंडर आएगा ये। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर विजिबिलिटी प्रोवाइड होगी, है ना, क्योंकि ये जो मार्केट जितने भी बॉन्ड्स होंगे इनको कहाँ पर लिस्ट करा जाएगा, इस मार्केट में, है ना। तो ये मार्केट आता है सेबी के अंडर। इट मीन्स के जो लोग होंगे उनका ट्रस्ट भी बनेगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, फंड की जो रेगुलर एक्सेस है वो भी बनी रहेगी, फंड इजिली प्रोवाइड हो जाएगा। ऐसे देखिए जो सोशल एंटरप्राइजेस है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि सोशल एंटरप्राइजेस की जो अकाउंटेबिलिटी है, ये हमने आर्टिकल पढ़ना भी है, हमारा अलग से यूपीएससी का एक टॉपिक है कि कैसे एनजीओज के रिगार्डिंग हमने पढ़ना है। वहां पर बहुत सारे स्कैम भी होते हैं ना। तो इस बॉन्ड के थ्रू जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं, एनपीओज हैं, एनजीओज हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है, क्योंकि उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि फंड जितने भी रेज हुए हैं कैसे उनको यूज करा गया है, जो भी एक डेडिकेटेड डेस्टिनेशन था जिसके लिए फंड रेज करा जा रहा है, क्या उसी जगह के लिए ही फंड यूज करा गया है, कहीं फंड को रीडायरेक्ट तो नहीं कर दिया गया है, मतलब कि एक काम के लिए एलोकेट करा गया था फंड बट किसी और जगह पर उसको यूज कर लिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। सो देखिए यहाँ पर ना जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं, एनपीओज वगैरह हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी अकाउंटेबल रहती हैं। तो काफी अच्छी चीज है ये उन्नति जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंपैक्ट ऑफ रूपी वीकनिंग। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। रूपी वीकनिंग का मतलब क्या है कि हमारे रूपी की वैल्यू दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में, स्पेशली डॉलर के कंपैरिजन में डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब कि हमारी रूपी की वैल्यू कम हो रही है। एंड जो हमारा INR है, हमारा इंडियन रूपी है, उसमें शार्प डिक्लाइन आया है, 85.81 तक चला गया है एज कंपेयर टू US डॉलर। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, जब हमने ये सारे करंट अफेयर्स देखे थे तो उसमें हमने एक FPO भी पढ़ा था, है ना। तो अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जाकर देख लें, आपको FDI, FPI और FII में डिफरेंस समझ आ जाएगा। सो ओके, तो अभी रूपी डेप्रिशिएट कर गया है, ऑल टाइम लो पर चला गया है 85। इसका मतलब है कि अगर हमने $1 बाय करना है, $1 बाय करने के लिए हमें 85 इंडियन रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। ये एक्सचेंज रेट रहेगा। अब ओके, अब अगर इसकी बात हुई है कि हमें डॉलर बाय क्यों करना पड़ता है, तो देखिए हमने
ट्रेड करना है, ठीक है, इंडिया के पास हमारा रिजर्व रहता है, उस रिजर्व में अगर गोल्ड है ना, तो डिफरेंट करेंसीज भी रहती हैं। वो आपको मैं एक वीडियो में पहले भी बता चुकी थी कि 4 या 5 करेंसीज हैं, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। सो डॉलर भी उनमें से एक करेंसी है, ये रिजर्व है इंडिया का, तो ट्रेड के लिए यूज होता है। अब देखिए हमारा जो रुपी है इतना डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है, इसकी वैल्यू इतनी कम क्यों होती जा रही है? सबसे पहले तो FPI इसका एक रीजन है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये हमारी जो इंडियन मार्केट है ना, इंडियन मार्केट से ये पैसा विदड्रॉ करते जा रहे हैं, पैसा निकालते ही जा रहे हैं हमारी इंडियन मार्केट से। इट मीन्स क्या है, कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है। तो एक तो रीजन ये है, अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रही हूं इतना ज्यादा, क्योंकि ये चीजें जब हमने डिटेल में इनको पढ़ना है ना FPI को, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी स्टैटिक पोर्शन के पास। अभी हमने बस इस आर्टिकल को ही देखना है। देन उसका एक मेजर रीजन है इस रुपी डेप्रिसिएशन का, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट टॉपिक भी हमने पढ़ना है आगे। तो देखिए जो हमारा इंडिया है ना, इसका इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट बिल बहुत हाई होता जा रहा है हमारे इंडिया का। क्यों? क्योंकि देखिए हम जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, स्पेशली क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। हमारे इंडिया में गोल्ड बहुत आता है, इसका भी इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो हमारा जो रुपी का आउटफ्लो है बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। और जो एक्सपोर्ट है, देखिए एक्सपोर्ट अगर कम होते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट उतने ज्यादा अगर नहीं हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि करेंसी का आउटफ्लो तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो फॉरेन करेंसीज हैं वो कम आ रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा। अगर इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा तो हमारे इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो भी बढ़ता ही जाएगा। ट्रेड डेफिसिट को हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे जब हमने स्टैटिक पोर्शन करना है। ओके, देन इसके साथ ही देखिए जो हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है इस टाइम पर, उससे भी रुपी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। रुपी देखिए ये जो होता है ना कि एक्सचेंज रेट वगैरह, करेंसीज का एक्सचेंज रेट के $1 की कीमत हमारे इंडियन रुपीस में कितनी होगी, है ना। ऐसे जो चाइनीज करेंसी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हमें कितने रुपीस पे करने पड़ रहे हैं। इन एक्सचेंज रेट्स की वजह से हमारे जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस हर एक चीज के बढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। हर एक चीज के लिए हम पैसा ज्यादा पे कर रहे हैं, हमारी करेंसी की वैल्यू कम है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट, इन केस सपोज हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हैं, उससे हमारे इंडिया में जो फॉरेन करेंसी है वो काफी ज्यादा आ रही है, बट हाई इन्फ्लेशन की वजह से हम बहुत ज्यादा पे भी तो कर रहे हैं ना डोमेस्टिक मार्केट में। तो ये बैलेंस है ना, ये काउंटर बैलेंस हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग इफेक्ट बन जाता है कि कैसे अगर हमें एक्सपोर्ट की वजह से कुछ गेन भी हुए हैं ना, तो वो गेन उतने ज्यादा नहीं रहते हैं बिकॉज ऑफ हाई डोमेस्टिक प्राइसेस। एंड उसका रीजन क्या है, इन्फ्लेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको इन्फ्लेशन के चैप्टर में सारे क्लियर हो जाएंगे, आई गारंटी दैट। बट अभी के लिए जस्ट आप सुनते जाइए, तो क्योंकि ये चीजें आपको ना प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पता होनी चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट अगर आप करंट के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो, थोड़ा सा तो आइडिया हो ना कि आप पढ़ क्या रहे हो। ऐसे ये जो करेंसी है इसको देखने के लिए कि कैसा एक्सचेंज रेट चल रहा है, हमारे इंडिया में 3 टाइप के एक्सचेंज रेट रिजीम रहते हैं। अभी मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, एक्सचेंज रेट रिजीम रहते हैं हमारे इंडिया में 3। इन्हीं का ही यूज करा जाता है करेंसी को हैंडल करने के लिए, रुपी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को देखने के लिए। सबसे पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है कि इसमें जो हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, उसी का ही इंटरवेंशन रहता है, वही करेंसी को रेगुलेट करता है एंड उसके लिए एक फिक्स्ड रेट को सेट करता है। ऐसे ही एक सेकंड है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग आपको पता चल ही गया होगा नाम से कि ये फिक्स नहीं रहता। अगर ये फिक्स नहीं रहेगा इट मीन्स कि इसको RBI कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर RBI नहीं कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट फोर्सेस ही इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रही हैं। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ये जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ये ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल हो रहा है। ऐसे ही थर्ड एक टाइप है मैनेज्ड फ्लोट। अब ये जो मैनेज्ड फ्लोट है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि इसमें RBI का भी इंटरवेंशन है एंड इसमें मार्केट फोर्सेस को भी कंसिडर करा जा रहा है। एंड आज के टाइम पर जो हमारा इंडिया है वो मोस्टली मैनेज्ड फ्लोट रेट, एक्सचेंज रेट को ही यूज करता है करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए। अब ये आर्टिकल किसकी बात कर रहा था, इम्पैक्ट की, है ना, कि रुपी अगर वीक हो रहा है, अगर रुपी की वैल्यू एज कम्पेयर टू डॉलर कम हो रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसके देखिए पॉजिटिव इफेक्ट भी रहते हैं एंड इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहते हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा होता है जो ऐसी कंट्री है जो इंडिया से चीजें इंपोर्ट कर रही हैं, बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे इंडिया से जो चीजें एक्सपोर्ट होकर किसी दूसरी कंट्री में जा रही हैं, किसी डेस्टिनेशन कंट्री में जा रही हैं,
सपोज यूएसए में इंडिया की चीजें जा रही हैं तो यूएसए को बहुत फायदा होगा। एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं लोग इंडिया में उनको फायदा होगा। ये एक्सपोर्ट मार्केट कम्पिटेटिव बनेगा, प्रॉफिटेबल बनेगा। क्यों? देखिए ऐसा होगा क्योंकि यूएसए के जो ट्रेडर्स वगैरह होंगे ना वो इंडिया से चीजें ज्यादा से ज्यादा बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी देखिए $1 बाय करने के लिए सिर्फ कितने देने पड़ रहे हैं ना, 85। तो उनको अपने जो डॉलर होंगे वो उनको कम पे करने पड़ेंगे, उनको इंडिया को कम डॉलर्स देने पड़ेंगे, कम डॉलर्स में उनके पास ज्यादा चीजें आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, बट सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? इस डेस्टिनेशन कंट्री को, जो कि अभी एग्जांपल दी यूएसए की। ऐसे ही देखिए इमिग्रेंट्स को भी फायदा होगा। देखिए रिमिटेंस के केस में भी फायदा होता है। इंडिया जो फॉरेन कंट्रीज में लोग रहते हैं वो इंडिया में अपनी जो पैसा है वो रिमिट बैक करते हैं, जो इंडिया में रिमिटेंस आती है ना, तो वो किस बेसिस पर करते हैं? वो एक्सचेंज रेट देख के करते हैं ना, तो उनको भी फायदा होगा क्योंकि करेंसी का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उनको भी फायदा होगा जब वो पैसा इंडिया में भेजेंगे। ऐसे अगर हम इनके इस रूपी वीकनिंग के नेगेटिव इफेक्ट देखें तो सबसे बड़ी बात होगी कि इससे जो इंपोर्ट होंगे, जैसे हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, चीजें बाहर जा रही हैं, ऐसे हम इंपोर्ट भी तो करते हैं ना, जैसे मैंने आपको क्रूड ऑयल और गोल्ड का बताया, तो इंपोर्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। अभी अगर हम कुछ भी बाय करते हैं फॉरेन कंट्रीज से तो हमें फॉरेन करेंसी में ही पे करना पड़ता है अपने फॉरेन रिजर्व से, ठीक है। तो अगर इंडियन का रूपी वीक हो चुका है, इट मींस जो इंडियन इंपोर्टर्स हैं, जो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको ज्यादा रुपीज पे करने पड़ रहे हैं टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेम गुड्स को बाय करने के लिए जो उनको पहले कम रुपीज पे करने पड़ते थे, अब उनको ज्यादा रुपीज पे करने पड़ेंगे क्योंकि डॉलर महंगा हो चुका है, ठीक है। हमारी इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है। ऐसे ही देखिए जो अब ये इंपोर्टेड गुड्स हैं, ठीक है, क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो अपने गुड्स का प्राइसेस ही ज्यादा बढ़ा देती हैं, उनको एक्सपेंसिव कर देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमें और ज्यादा हायर करेंसी पे करनी पड़ेगी। इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं हमारे इंडिया में, इंडस्ट्रीज जो कि इंपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करती हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनरी होगी कोई, है ना, ये लोग अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि इंपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करती है उसके लिए भी चीजें महंगी हो जाएंगी। ऐसे ही एक इसका और नेगेटिव इफेक्ट है कि जितने भी इन्वेस्टर्स ने इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करा हुआ था वो अपना मनी पुल आउट करने लग जाएंगे। दैट इज दे विल स्टार्ट विदड्रॉइंग फ्रॉम इंडियन डोमेस्टिक मार्केट एंड दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर रुपये की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि उनको रिटर्न में उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। सो ये भी इसका एक डाउन साइड रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, ये हमारा हो चुका है कंप्लेंट्स अबाउट क्रेडिट स्कोर नॉट एड्रेस्ड। ओके, सिंपल सा ये आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में आया हुआ था, बहुत ज्यादा डिटेल्स में करने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, ये जो क्रेडिट स्कोर है ये क्या होता है कि ना 3 डिजिट का एक नंबर होता है, मेनली ये 300 से लेकर 1900 के बीच रहता है। इसका मतलब है कि जो बोरोअर्स हैं, हम लोग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स वगैरह हो गए, इनसे हम लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, है ना, लोन पर। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इस क्रेडिट स्कोर को चेक कर ही हमें लोन देते हैं कि अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो हमारा लोन अप्रूवल का जो चांस है वो बढ़ जाता है, लोन रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इनफैक्ट जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हाई क्रेडिट स्कोर रहता है, उनको लो इंटरेस्ट के ऊपर भी लोन मिल जाता है। सो देखिए क्या देखा जाता है कि अगर किसी का 750 या फिर इससे ज्यादा का स्कोर है तो इट मीन्स वो एक आइडियल बोरोअर होगा, बैंकिंग के लिए वो एक आइडियल बोरोअर होगा। ऐसा पर्सन जो कि अपना लोन टाइमली रीपे करेगा, ठीक है, इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। डिफॉल्ट मतलब कि ऐसा पर्सन जो कि अपना लोन अब रीपे नहीं कर सकता है, जितनी टर्म दी गई, जितना टाइम दिया गया है बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वो उस टाइम को भी एक्सीड कर चुका है, तो डिफॉल्टर नहीं बनेगा अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 750 है या फिर उससे ज्यादा है। तो ये एक 3 डिजिट का नंबर है, ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है। अब ये जो क्रेडिट स्कोर है ना, इसको यूज करती हैं CICs। CIC का मतलब है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। अब RBI ने इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं इनको ही न्यू डायरेक्टिव्स दिए हैं, इनको डायरेक्शंस इशू करी हैं कि आप रेगुलरली इन क्रेडिट स्कोर्स को अपडेट करो, इसको टाइमली एंड एक्यूरेट वे में अपलोड करो, ठीक है, अपडेट करो इस डेटा को। क्यों हुआ है? क्योंकि कस्टमर्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स जा रही थी कि जिन्होंने लोन लेना है उनका अगर क्रेडिट स्कोर इंप्रूव भी हो रहा है, उस डेटा को अपडेट नहीं करा जा रहा है, एंड अगर कहीं डेटा अपडेट भी करा गया है तो उसमें बहुत सारी एरर्स हैं। ऐसी कंप्लेंट्स आई थी बहुत ज्यादा, ठीक है। उसी की वजह से ही RBI ने फिर ये डायरेक्शंस दी हैं। अब ये CICs हैं, ये क्या होती हैं? ये एक कंपनी ही है जिसको RBI की अथॉरिटी मिली हुई है। इसका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, बेसिकली क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको मेंटेन करना, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना कि जो बोरोअर्स हैं, जो पर्सन लोन ले रहे हैं, उनका सारा डेटा, उनकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, मेंटेन कर लिया। अब देखिए ये ना एक फ्रॉड नहीं है कि हाँ कि कोई हमारा क्रेडिट डेटा, हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कोई
कोई कलेक्ट कर रहा है। क्यों फ्रॉड नहीं है? क्योंकि ये आरबीआई के थ्रू इस जो कंपनी है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इनको एक अथॉरिटी मिली हुई है। यही लोग फिर ये अपनी रिपोर्ट्स देते हैं बैंक्स वगैरह को, और जितनी भी एनबीएफसीज होती हैं उनको अपनी ये रिपोर्ट्स देते हैं। इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही फिर ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये इस क्रेडिट स्कोर को चेक करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को लोन देना है एंड किसको लोन नहीं देना है। अब हमारे इंडिया में ना कुछ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, उसके नाम भी आप नोट कर सकते हो। पहली है ट्रांस यूनियन, देन है एक सिबिल SIBIL, देन है CRIF, देन इक्विफैक्स, देन है एक्सपीरियन। ये कुछ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं। ये जो कंपनीज हैं ये सारी की सारी बैंक्स के साथ, एनबीएफसीज के साथ कोलैबोरेट करेंगी, उनसे फिर डेटा कलेक्ट करेंगी, उनको उस डेटा को गैदर करेंगी, उसी डेटा के बेसिस के ऊपर उसको एनालाइज करके फिर एक क्रेडिट स्कोर जनरेट करती हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को ये लोग रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके बेसिस पर ही फिर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे डिसाइड करेंगे किसको लोन देना है एंड किसको लोन नहीं देना है। बहुत सिंपल सा आर्टिकल था ये।